हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सभी धर्मों की समानता। ठीक है, तो जो ये हमारा चैप्टर चल रहा है, यानी कि भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि सभी धर्मों को समानता किस प्रकार से मिली है। कल हमने कई सारे टॉपिक कवर किए हैं। जैसे यदि हम बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था निवारक नज़रबंदी से रिलेटेड, ठीक है, कि उसमें से हो सकता है कि आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार पता रहा हो और भी जो अधिकार थे वहाँ पे आपको पता रहा हो, लेकिन आपने ये नज़रबंदी के बारे में पहली बार जाना हो। ठीक है, तो यहाँ से उसको हम लोग डिटेल से समझे हैं। देन आज जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि सभी धर्मों को कैसे समानता मिलती है, हालांकि ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से आप लोगों की काफ़ी अच्छे तरीके से अब कवर हो गई होंगी, क्योंकि कोई नई बात नहीं जो हम इससे पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये मान के चलिए कि यहाँ से अब जो हम पढ़ रहे हैं इसके बाद से अब कोई क्वेश्चन यदि आप बहुत ही मतलब अपना माइंड यहीं पे कंसंट्रेट करके सुनते हैं तो बिल्कुल भी आपके क्वेश्चन नहीं स्किप होने वाले हैं। एंड प्लीज़ आप लोगों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो इनसे रिलेटेड कई सारी वेबसाइटों में मिल जाते हैं कि टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन आंसर रहते हैं। आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए ताकि आपको ये पता चले कि एग्जैक्टली आप जो पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, और इतनी सारी बातें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जब भी आप अधिकार वगैरह के बारे में क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे आते हैं और देन उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछता वो कि ये किस आर्टिकल के तहत है। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि बहुत ही रेयर केस में एक दो क्वेश्चन की जोड़ियाँ मिलाने के लिए आ जाए कि आर्टिकल 20 और उसके सामने दे दे या आर्टिकल 21 ऐसे दे दे, तो वो हो सकता है। लेकिन आप ये समझे कि बिल्कुल एग्जैक्टली फैक्ट ही पूछ लेगा कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत वो जो हमारी प्रस्तावना थी तो उसे आत्मा की संज्ञा किसने दी थी, तो ऐसे क्वेश्चन वो नहीं पूछता है। तो इसलिए हमें फैक्ट यानी कि ये सोचे कि वन लाइनर ही याद कर लेंगे तो नहीं है, पूरा कंसेप्ट हमें क्लियरली समझना होगा और अपनी समझ के बेस पे हम आंसर कर सकते हैं। और अब जो प्री का पैटर्न यहाँ पे चेंज हुआ है, आप देखेंगे कि क्वेश्चन तो ना तो आपको बुक से मिलेंगे ना तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये बता सकते एग्जैक्टली कि यही क्वेश्चन आएंगे, और अदर कहीं से भी नहीं मिल सकते हैं। जिसकी भी समझ बेहतर तरीके से किसी भी टॉपिक पे अच्छे तरीके से डेवलप होगी तो क्वेश्चन का आंसर वही अच्छे तरीके से पुट कर पा रहे हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि एक तुक्का लगाना तो यहाँ पे माइनस मार्किंग रहती है। हमें तुक्के भी खतरे पे रह के ही लगाना पड़ता है कि यदि हमारा एक सही भी हो रहा है तो हमारा एक गलत हो रहा है, तो इसमें से दो ही हमारे गलत हो जाने हैं। तो इसलिए संभल के हमें चलना पड़ता है इसमें। इसीलिए इतना टफ एग्जाम माना जाता है कि यहाँ पे यदि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता हमें तभी हम लगा सकते हैं, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं पता तो हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हैं। हाँ, फिर वो एलिमिनेशन मेथड बाद में लास्ट में काम आती है, स्टार्टिंग में तो हमें वही क्वेश्चन करने होते हैं। इसलिए जितने भी चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं ना, प्लीज़ आप लोग यूट्यूब पे, या तो यूट्यूब पे तो नहीं मिलेंगे लेकिन गूगल पे कई सारी ऐसी वेबसाइटें हैं, तो वहाँ से जाके ना आप लोग इनके क्वेश्चन जो हैं टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। आप उसे करने की ज़रूर कोशिश किया करिए, ताकि उस आधार से क्या होगा कि हमारा जो चैप्टर है कंप्लीटली ऐसा माना जाएगा कि हम लोग अभी से फिनिश कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है आप सबके लिए, दैट मीन जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि यूपीएसआई का जो सिलेबस वाइज पूरी नोट्स कंप्लीट की गई है, तो आप में से जो भी उसे परचेज करना चाहें आप ले सकते हैं। और यहाँ पे उसकी जो भी डिटेल्स है आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के जो भी हैं तो वहाँ पे उसकी आसानी से पूरी डिटेल मिल जाएगी। क्या कैसे लेना है, कहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है, वो सारी बातें आपको पता चल जाएगी। तो जो भी देना चाह रहे हैं, और प्लीज़ ये जो अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है और इसके सेकंड उसमें फिर से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहुत ही मतलब बुरा हाल हो रखा है, तो आप लोग अपनी सेफ्टी रखिए और घर वालों की भी। एंड पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी नहीं कि पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जानी है, और हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा बाद में क्या होता है। लेकिन हमें अपना फ़र्ज या कर्तव्य कहें तो करते रहना है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। तो प्लीज़ आप लोग ये मत समझिए कि कहीं कुछ ऐसा है कि सब मर रहे हैं तो हमारा भी क्या होगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ते हैं ये सब करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत कुछ होगा। और यूपी वाला तो शायद आपका जो जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी डेट भी पोस्टपोन नहीं होने वाली है, तो उसी डेट का वेट करिए आप लोग और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से करिए। ठीक है, सो अब हम आते हैं यहाँ पे अपने चैप्टर पे।
और इसमें बात की जा रही सभी धर्मों की समानता के बारे में। होता क्या है कि विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण यह ज़रूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ ये भी है कि सरकार किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेगी। सरकार, हमारी गवर्नमेंट किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है और भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमारा किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। ठीक है, जितने भी आपके प्रशासनिक पद है वहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जितने भी मैंने पदों के नेम लिए, ये जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद, न्यायाधीश के पद, ये हमारे सभी संवैधानिक पद हैं। ठीक है, तो इनमें से क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर धर्म से ही आने चाहिए और तभी ये यहाँ के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, किसी भी जाति धर्म के लोग आके यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या न्यायाधीश बन सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, यदि हम देखें कि समानता के अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा कि सभी नागरिकों के जो हमारे यहाँ पे निवास करने वाले लोग होते हैं को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में ना तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, ना ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और ना ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म की जो धर्म है उसको वरीयता दी जाएगी। और इन प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है। ठीक है, तो ये जो है कि यहाँ पे मतलब ना तो हम जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रह रहे हैं और इसका मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मान्यता ना देना। हमारी राज्य सरकार के अंतर्गत या राज्य व्यवस्था के तहत किसी धर्म को यहाँ पे मान्यता ना देना, यही हमारा धर्मनिरपेक्ष होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। अब इसके बारे में भी मैंने आपसे कल आपको होमवर्क दिया था एंड आप लोग उसका आंसर नहीं दे रहे हैं। मतलब वो क्या है कि पढ़ाई आपकी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या धीरे चल रही है या आप देना नहीं चाह रहे हैं। तो प्लीज़ जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप में से जो भी मुझे सुन रहे हैं तो आंसर देने की कोशिश किया करिए और थोड़ा सा पका पकाया खाने की कम कोशिश किया करिए। खुद से पकाने की कोशिश भी कभी कभी कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि सारी चीज़ें जब हम ही बता देंगे तो फिर वो होता है ना कि हमने तो बस ये है कि खाना बनाया, परोसा आपको, अब ऐसा भी हो कि चबा के भी दे दें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमें थोड़ा सा यदि हम खुद से थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं कभी कभी, तो हमारा जो सीखने की क्षमता है, जो हमारा माइंड है, जितना ही ब्रेन से आप काम कराएंगे वो उतना ही आपका बढ़ेगा। और जितना ही आप क्या करेंगे कि दूसरों के कहने पे या दूसरों के सुनने पर बस जो दे रहा, जो कह दे रहा उतने पे करते रहेंगे, अपने ब्रेन पे ताकत नहीं लगाएंगे, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा। ये मैं नहीं कह रही, ऐसे साइंटिस्ट भी कहते हैं। तो इसलिए अपने ब्रेन का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जब भी मैं कभी पूछूं तो नहीं बनता तो गूगल है, सर्च कर सकते हैं, बुक है आपके पास, वहाँ से सर्च कर सकते हैं, बट आंसर देने की कोशिश ज़रूर किया करिए। ठीक है, और गलत भी देंगे तो हम बैठे हैं यहाँ सही बताएंगे। इसमें से और कोई बात नहीं कि नहीं हो सकता है कि बिल्कुल आपने गलत दे दिया और हमने देख के उसे बंद कर दिया। तो जब भी पूछा जाए आप बताने की ज़रूर कोशिश किया करिए। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इसके बारे में भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल है और यहाँ पे मैं बता भी देती, ऐसा नहीं मैं पूछती हुई हूँ जो पहले बता चुकी होती हूँ। तो इस सब को जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनके सारे आर्टिकल्स विथ डिटेल मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसे बताने की कोशिश कीजिएगा कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस आर्टिकल के तहत रखा गया है। और इसमें अब होता क्या है कि जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। यानी कि जब हम क्या करते हैं भारतीय समाज की बात करेंगे तभी हमारे अंदर आता है कि हमारा देश तो एक विविधताओं वाला देश है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, वरन उसमें काफ़ी विविधता है। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? दिन क्या होता है कि हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है, अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है।
यानी कि हम यदि देखते हैं यहाँ पे कि जब विविधताओं वाला है तो अल्पसंख्यकों के लिए भी जो अधिकार बनाए रखना एक हमारा फंडामेंटल राइट ही है। और उसके बाद यदि हम बात करें कि किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। तो किसी एक समुदाय को आप सिर्फ धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं मान सकते हो। यहाँ पे हमारे देश में क्या है कि भाषा और उसकी संस्कृति के आधार पर भी हम अल्पसंख्यक मानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पे एक ही धर्म को मानने वाले लोगों की लैंग्वेज अलग अलग हो। ठीक है, तो वहाँ पे फिर दिक्कत आ जाएगी कि वो भाषा के आधार पे तो ना तो उनकी कोई लैंग्वेज समझ पा रहा है, या कुछ ही कम लोग बोल पा रहे हैं एक लैंग्वेज को, और कुछ ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे बहुत सारे लोग बोल पा रहे हैं, तो उनमें भी वो कहीं न कहीं अपने आप को अल्पसंख्यक महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये बातें रखी गई यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे कि जो अल्पसंख्यक वह समुदाय है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है, और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वह किसी अन्य समूह से छोटा होता है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा यहाँ पे यदि हम बात करें उसे विकसित करने का अधिकार है। भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ये लोग क्या कर सकते हैं? अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके भी अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गवर्नमेंट भी इनकी हेल्प करेगी। तो अब यहाँ से हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि अभी तो हमने देखा था कि मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह में तो धर्म जाति के आधार पर कोई ऐसी बात नहीं होगी, तो फिर ये तो शिक्षण संस्थान अपने खोल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे ये खोल रहे हैं, इन्हें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है इनका। क्यों? क्योंकि इनको नीड है। अब कैसे नीड है? यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि ये जो अल्पसंख्यक है तो हमेशा ही अल्पसंख्यक बने रहे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसलिए यदि इन्हें अपनी संख्या बढ़ानी है, तो यदि ये अपना शैक्षणिक संस्थान खोल रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर अपने धर्म के बारे में ये शिक्षा देना चाह रहे हैं, तो हाँ, किसी को ज़बरदस्ती नहीं दे सकते हैं। बट यदि ये देना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट इसमें इनकी हेल्प ही करेगी, इनका विरोध नहीं करेगी। ठीक है। एंड जो आम पब्लिक होती है वो भी इनका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो उसकी नीड होती है। अब उसके बाद यह आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें से ये जो अपना लास्ट फंडामेंटल राइट है, प्लीज़ इसका आर्टिकल भी बताने की कोशिश कीजिएगा। और कहीं ना मिले आपको, ना गूगल बता पाए, ना कोई बुक बता पाए, तो लूसेंट आपको ज़रूर बता देगी। 6 अधिकार दिए गए हैं, 6 अधिकारों के आर्टिकल भी दिए गए हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जब बताएंगे तो आपका जो माइंड है थोड़ा, क्योंकि आप खुद से मेहनत करने की कोशिश करेंगे। मेरा मोटो ये है कि आप खुद से मेहनत करने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की। और जब ढूंढेंगे तो हो सकता है कि 2-4 बातें और आपको पता चल जाए। और जब खुद से चीज़ें की हुई होती हैं बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं एंड बहुत समझ में भी इजीली आ जाती है हमारे। ठीक है। तो अब आ रहा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या होता है कि इस बात पर मतलब इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफ़ी नहीं। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। यानी कि ये जो अधिकार है हमारे, तो हमने तो देखा अभी तक अधिकार जितने भी थे, चाहे वो समानता का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे फिर शोषण का विरुद्ध अधिकार हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे शैक्षिक और शैक्षणिक रूप से अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार दिए गए हों, तो इनमें से यदि हम ये अधिकार की बात तो कर रहे हैं कि लिखा गया है, सब कुछ है, बट यदि नहीं कोई मान रहा या कोई इनके धर्मों का या इन अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, या इनको पाने के लिए हमारे पास क्या उपाय हैं? यदि कोई हमें नहीं दे रहा, हमारा शोषण वो लगातार करता जा रहा है, तो क्या इसमें लिखा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो अधिकार तो है, बट हम अब बताएं कैसे कि हमारे पास भैया अधिकार है, और कहाँ पे जाएंगे हम? इसके लिए प्रावधान आपके लिए किया गया है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए।
आप क्या कर सकते हैं। तो ये आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि सारे अधिकारों का उपचार आपको इस आर्टिकल के तहत बात की गई है कि यहाँ पे किया जाएगा। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ये वर्ड आप लिख लीजिए कि आर्टिकल जो 32 है, ठीक है, जहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, तो वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते हैं, इसे संविधान का हार्ट या सोल कहते हैं, यानी कि आत्मा या हृदय कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में नहीं तो स्टेट पीसीएस या अदर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसलिए आप अपने नोट्स में नोट करिए कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत ये आता है, और यहाँ पे इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा क्या कहा गया है, तो संविधान का हृदय या आत्मा। अब उसके आगे आता है यहाँ पे कि इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या करते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। यानी कि जो न्यायालय होते हैं, तो चाहे वो आपका हाई कोर्ट हो या सेंट्रल लेवल का सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेट लेवल के हाई कोर्ट हो गए आपके और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, यहाँ पे वो हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षक होते हैं। तो हम तो पहले हाई कोर्ट जा सकते हैं, और यदि कोई हाई कोर्ट में भी केस नहीं सलट रहा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है, ये अधिकार को अपने लेने के लिए। इसमें से जो उनके द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं, तो क्या होगा कि उन्हें हम क्या कहते हैं, रिट कहते हैं। अब इन रिटों में से यदि हम बात करें तो कितने प्रकार की रिट होती है, इन रिटों में क्या क्या लिखा गया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 प्रकार की रिट होती हैं, ठीक है। तो इसमें 5 प्रकार की जब रिट होती हैं, 5 टाइप्स की, तो इनको प्लीज़ आप लोग लिखिएगा मेरे साथ, क्योंकि यूपीएससी में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं तभी बार बार बोल रही हूँ कि आप बोल रहे हो कि यूपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं, तभी तो मैं बोल रही हूँ आपको कि प्लीज़ आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, हाँ, बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे टॉपिक वाइज दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। तो आप सर्च करके और वहाँ से क्वेश्चन, जितने भी ये टॉपिक हैं, अभी हम अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं, अधिकार से रिलेटेड, या सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड कब तक कौन कौन से साल में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो आप वहाँ से बहुत इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, पहला आपका आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप इसे लिखिए, मेरे साथ ही आप लिखिए, अच्छा होगा। तो इसमें क्या होता है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। यानी कि अब इसमें क्या हुआ, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है आपका, तो इसमें न्यायालय है वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। जैसे हमने पढ़ा ना, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के सामने या न्यायाधीश के सामने उसे पेश करना था। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत ही है कि किसी को यदि गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे क्या होगा कि आपको न्यायालय में ले जाके पेश करना होगा, और उसके बाद ये हमारा जो न्यायालय है वो आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देता है। और जब आप वहाँ पे पेश करोगे तो जब इसका कारण क्या होगा कि गैर कानूनी या असंतोषजनक लगेगा, यानी कि न्यायालय को ऐसा लग रहा है कि जिस बंदे को गिरफ्तार किया गया है ये तो गैर कानूनी तरीके से किया गया है, या इसके जो भी प्रूफ है वो सॉलिड वाले नहीं हैं या संतोषजनक नहीं है,
तो वहाँ पे वो क्या करेंगे कि ऐसे कोई प्रूफ होने चाहिए जो उसे दोषी साबित करे, और जब नहीं कर रहे हैं तो उसमें से न्यायालय उसे छोड़ने का आदेश दे सकती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमने क्या देखा, आज के आज इसे रट लेना है, ठीक है, दोबारा पढ़ने के लिए मत ही छोड़ना। आज अभी मैं हालांकि ऐसे समझाने की कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे न्यायालय किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, जो भी गिरफ्तार है तो गिरफ्तार करने का आदेश नहीं देती। पहली बात, जो गिरफ्तार आप करके लाए हो उसे आप न्यायालय के सामने ले जाओ, ठीक है। और यदि गैर कानूनी तरीके से आपने किया या कोई वहाँ पे सॉलिड प्रूफ नहीं मिल रहे हैं उसके खिलाफ, तो न्यायालय उसे छोड़ने का आदेश दे सकती है। किस रिट के तहत? बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के तहत, ठीक है। ये जो आपका पहला रिट है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, और इसे आपको प्लीज एज ए चीज लिख लेना है। और यहाँ पे ये आप क्वेश्चन उठा के देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे, ठीक है। दूसरी रिट आती है हमारी, यहाँ पे क्या होता है, परमादेश। परमादेश का मतलब आपका क्या हुआ कि यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। प्लीज ये बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। परमादेश का मतलब क्या हुआ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में बंदी और प्रत्यक्षीकरण दोनों का मतलब ही संधि विच्छेद करोगे तो सीधे सीधे आपको समझ में आ जाएगा कि बंदी बनाए हो तो प्रत्यक्ष ले जाके उन्हें उनके सामने आप रखो, ठीक है। वो आदेश दे रहे हैं छोड़ना है तो छोड़ना है। अब परमादेश का मतलब क्या आ रहा है, परम आदेश। अलग अलग संधि विच्छेद करो, यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो संवैधानिक, या कि हम बात करें कि जो आपके पदाधिकारी हैं, यानी कि जो सार्वजनिक पदाधिकारी हैं उनके द्वारा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सबके लिए बात नहीं की गई परमादेश में, सार्वजनिक पदाधिकारी के लिए, ठीक है। कि न्यायालय को जब कभी ऐसा लगेगा कि कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी जो गवर्नमेंट के पद पे है उसका लाभ ले रहा है और अपने कानून या संवैधानिक दायित्वों का वो पालन नहीं कर रहा है, या किसी के उसके द्वारा किसी के अधिकारों का हनन होता दिखाई दे रहा है, तो उसमें परमादेश लगा के उसे क्या किया जाएगा, उसके ऊपर परमादेश की रिट लगाई जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया इससे रिलेटेड भी। तो प्लीज आप परमादेश में क्या याद रखेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में कोई ऐसा पर्टिकुलर एक वो नहीं दिया गया कि कोई सरकारी पद वाला है या नहीं है, जी नहीं, लेकिन यहाँ पे बात की गई है कि कोई गवर्नमेंट पद वाला भी ही होना चाहिए। अब उसके बाद आपका आता है निषेध आदेश। निषेध और आदेश दोनों को ही अलग अलग मतलब समझिए। क्या होता है यहाँ पे कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालतें जैसे कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। जब कोई निचली अदालत क्या करती है, जैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, या कि आपके जो भी विकास खंड में छोटे मोटे जो भी आपके न्यायालय होते हैं, तो इनका जितना अधिकार है इनके अंतर्गत कि ये जितना कर सकते हैं, ठीक है, कि इनको नहीं है कि मृत्युदंड की सजा ही सुना दे। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके जो इनके अधिकार नहीं उस पे भी ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हमारा निषेध आदेश है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, यहाँ पे आम पब्लिक के लिए ये नहीं है। ये कहाँ पे है कि जब निचली अदालतें अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करेंगी, कि जो इनके अधिकार में नहीं था, कि इस मामले में भी इन्हें सुनवाई करनी थी, और उस पर जब सुनवाई करेगी तो हमारी जो ऊपर की अदालतें होंगी, जैसे आपकी हाई कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई, ये क्या करेंगी कि इसे रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती हैं। तो यानी कि आप अब ये याद रखिएगा कि जो काम यहाँ व्यक्ति के लिए नहीं बात किया गया निषेध आदेश में, जैसे परमा आदेश में सीधे बता दिया गया एक जो सार्वजनिक नौकरी में है उनके लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, जो ना तो कोई व्यक्ति हो ना कोई, जो निचली अदालतें हैं उनमें जो भी न्याय लेने थे, लेकिन वो उससे बढ़ के भी सोच रहे हैं कि हम न्याय दे दे, तो यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे यहाँ पे कि उसे रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करेंगे। ये आपकी हो गई तीसरी रिट। आती है अब आपकी चौथी रिट, अधिकार परीक्षा।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। यानी कि अधिकार परीक्षा का मतलब क्या हुआ कि न्यायालय को जब क्या लगेगा कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पद पर या जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ फिर व्यक्ति की बात की गई है तो इसमें से कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इंडिया के रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो कोई नहीं बताया गया कि यह देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं हो सकता या कुछ भी। तो सीधे तौर पे है कि जो उस पद के लिए सही नहीं था वो उस पद पे फिर भी बैठ रहा है, तो उसे निकालने के लिए वो अधिकार परीक्षा का आदेश दे सकता है। ये आपका हुआ अधिकार परीक्षा में, ये बात कही गई है। अब आता है उत्प्रेरण रीति, रीट जो है आपकी, तो उत्प्रेषण रीट है और ये लास्ट वाली रीट है आपकी। और यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को क्या करती है कि उससे से लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। यानी कि क्या हुआ, उत्प्रेषण। ठीक है, इसका मतलब ही उत्प्रेषण करना। तो ये जो उत्प्रेषण रीट है, तो जब कोई निचली अदालत, सरकारी अधिकारी, चाहे वो निचली अदालत हो या सरकारी कोई अधिकारी हो, ठीक है, बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, जो उसके पास अधिकार नहीं था उसके बिना अधिकार के भी वो काम करता है, तो क्या होगा कि न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा क्या करेगी कि ऊपर के अदालत में उसे भेजने का आदेश देगी या उन अधिकारों को हस्तांतरित कर देगी। ये आपके हुए पांचों रिट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये आपको याद करना। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के तहत ये 5 रिटों की बात की जाती है। इन 5 रिटों में अलग अलग बातें की जाती हैं। इन 5 रिटों के नाम, इनमें क्या क्या बातें कही जाती हैं वो आपको याद रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक बार फिर रिवाइज करिए आप, आपका हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, जहाँ की किसी भी नागरिक को आप गिरफ्तार कर रहे हो तो न्यायालय के सामने पेश करना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है, और यदि गैर कानूनी तरीके से या सॉलिड प्रूफ नहीं है तो न्यायालय से छोड़ने का आदेश दे सकती है। परमादेश, परमादेश में आपको ये याद रखना है कि सार्वजनिक पदाधिकारी के लिए है कि जब भी वो दुरुपयोग करेगा या काम सही से नहीं करेगा तो उसे रोकने के लिए परमादेश की रिट जारी की जाएगी। आपका तीसरा आता है यहाँ पे निषेधादेश। निषेधादेश का मतलब सीधे से कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निचली अदालतों को निषेध किया जा रहा, मना किया जा रहा है कि आप ऐसा काम ना करो, जितनी आपकी हद है उतने पे ही रह के आप काम करो। यदि वो अपने हद से बाहर जाके काम कर रही हैं तो निषेधादेश जारी किया जाता है। ठीक है, और कौन कौन जारी कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आ रहा है आपका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में हमने देखा कि जब न्यायालय को क्या लगेगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति उस पद पे नहीं होनी चाहिए थी, जिस पद पे हो गई है, तो वो उसे अधिकार परीक्षा के तहत हटा सकेगा। और उसके बाद उत्प्रेषण रिट जो है, यहाँ पे जब निचली अदालत या सरकारी अधिकारी कोई ऐसे काम करता है कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तो उसे वो उत्प्रेषण के द्वारा मतलब कि उच्च अदालत में या ऊपरी अदालतों में या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, तो या सर्वोच्च अधिकारी जो होंगे या जो सर्वोच्च अदालतें होंगी वहाँ पे उसे वो क्या कर दिया जाएगा कि ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये पांचों बातें आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए और एक बार 2 बार इसे सुनिएगा, समझिएगा, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अब ये समझ में आ चुका होगा। और नहीं आया तो एक बार मैं फिर समझाऊंगी, लेकिन आपको कमेंट उसके लिए करना होगा कि नहीं समझ में आया। ठीक है, अब क्या आता है यहाँ पे कि बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया जाएगा। अपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक की यदि हम बात करें कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यानी कि ये तो ठीक है किए गए, लेकिन उसके बाद भी और सारे आयोग बनाए गए हैं। क्या क्या हैं, और ये आपका होमवर्क भी आज बहुत तगड़ा वाला होने वाला है। जो भी आप में से मेरी बातें मान रहे हों उनके लिए है, और जो नहीं मान रहे हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आप लोग करेंगे तो आप लोगों के लिए ही प्रॉफिट है। यहाँ पे जो हमने देखा अभी कि अपना जो पहला आयोग ये बनता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।
ये भी आपके सिलेबस में भी है, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, और आपके बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदि के बारे में कुछ सुना होगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको क्या करना है कि लिखना है। अब पहले पढ़ना है फिर लिखना है। आज 3 आयोग आपको कंप्लीट करना है, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। लक्ष्मीकांत में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा के दिया गया है, तो प्लीज़ उस बुक से आप लोग उठाइए और उसे पूरा पढ़िए। पूरा लक्ष्मीकांत की बुक नहीं उतार लेना है, मेन बातें लिखनी है और उसे आप लिखने की कोशिश करिए। अब क्या आता है यहाँ पे कि अधिकार के बारे में सुना होगा, और ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यकों, महिलाओं और दलितों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। अब क्या आता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, थोड़ा सा यहाँ पे ये लिखा गया है, इसे पढ़ ही लेते हैं क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं। होता क्या है यहाँ पे, जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कितनी बार मैं बोलूँ कि पेपर उठा के देखिए, सारी चीज़ें आपको पता चलेगी कि कितनी इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हमारी प्री और मेंस दोनों को कंबाइन करेंगे ना, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और प्री के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्री के लिए ये पूरा हमारी जो ये बुक है सेकंड पार्ट प्री के लिए ही मेन इसका है, और ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है कि किसी भी संविधान द्वारा प्रावधान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी कि PUCL या पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स या PUDR जैसी संस्थाएं आपने कई बार देखी होंगी, इनके नाम भी सुने होंगे, जो आपकी ये लिखी है PUCL, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी संस्था है PUDR। इन दोनों संस्थाओं के बारे में बात किया गया और अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, आपका वर्ष 2000 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप इसे नोट करते जाइए। अब क्या होता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, यानी कि इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें कितने मेंबर वगैरह होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानव अधिकार के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। तो एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद जो रिटायर्ड होते हैं, ऐसे नहीं कि जो पद पर हो, जो रिटायर हो चुके होते हैं वो होते हैं। तथा क्या होता है कि मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 अन्य मेंबर भी होते हैं। तो इनसे डायरेक्ट यही स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा मानव अधिकार के बारे में कौन से कथन सत्य है या असत्य है। तो उनमें से कि इसका गठन 2000 में हुआ, दूसरा स्टेटमेंट आपका यही हो सकता है, तो आप इसे नोट करिए। उसके बाद आता है कि मानव अधिकार के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार क्या करता है, आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। जेलों में कैदियों की स्थिति करने जा सकता है। तो इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं, बस इतना सारा नहीं लिखना आपको, कार्य लिख के आगे लिख सकते हैं आप डैश करके, कि जब भी क्या होगा कि उल्लंघन की शिकायत मिलने या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। दूसरा आपका आएगा कि जेलों में कैदियों की स्थिति का अध्ययन किया करने जा सकता है। मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। तो अभी इसके ही स्टार्टिंग में हम लोगों ने 2 कहानियां पढ़ी थी। एक में देखा था कि उसे 50 साल तक जेल में रखा जाता है, और जब ये मानवाधिकार जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा जब जांच पड़ताल की जाती है और पता चलता है कि इसका केस तो कब से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इसमें तो सुनवाई ही नहीं हो रही है, जब सुनवाई होती है तो उसे रिहा किया जाता है। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी जेल में कैदी हैं, बंदी बने हुए हैं, तो वो उनकी स्थितियों का अध्ययन करने जा सकते हैं।
मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। अब आता है यहाँ पे कि आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं, जिनमें से अधिकार, हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, यानी कि इनमें से क्या क्या अधिकतर है। क्या होता है, हिरासत में मृत्यु, आपने हिरासत में लिया, सुनवाई नहीं हुई, पर वो 72 साल के हो चुके थे। अब याद करिए, स्टार्टिंग में ही इसके फर्स्ट डे ही हम लोग बात किए थे, इसी चैप्टर की कहानी है। तो वहां पे वो 72 साल के तो हो चुके थे, और यदि उसकी सुनवाई और दिन ना होती, जांच पड़ताल ना की जाती, तो हो सकता था कि वो वहीं पे मर भी जाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हिरासत के दौरान ही मृत्यु हो जा रही है, और हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने, पुलिस को जातियाँ, मैंने कि वो मतलब उनका दुर्व्यवहार, ठीक है, और उसके बाद कार्यवाही ना किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होती है। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने तथा गुजरात दंगों के मामलों में जांच के रूप में रहा है। आयोग का यदि बात करें तो आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है, यानी कि मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं होता आयोग को। यह सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है। ये स्वयं मुकदमा नहीं सुना सकता है या चला सकता है, ये अपनी रिपोर्ट पूरी जांच पड़ताल करके लाएगा, और उसके बाद वो गवर्नमेंट को देगा, और गवर्नमेंट फिर सिफारिश कर सकता है कि आप लोग क्या करें। लेकिन ये अधिकार नहीं कि यही यहाँ पे जस्टिस कर दे, ऐसा नहीं है। जस्टिस तो अपने जो भी न्यायाधीश होंगे वही करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आएगा कि जो अब आपके जस्टिस होते हैं वो जज करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखिएगा। अब आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में भी आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, बहुत रटा भी होगा। और एक तो बहुत अच्छा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो जिससे ना पता हो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और इनमें से क्या होगा कि इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना, सबका यानी समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीति निर्देशक यानी कि नीतिगत निर्देश जरूरी हैं, लेकिन इसके साथ ही वे इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। और जैसे हमारे फंडामेंटल राइट है, उस तरीके से बाध्यकारी नहीं बनाना चाहते थे। और संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती, तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते हैं कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। तो ये बात आप याद रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। इसमें दोनों में अंतर लिखने के लिए भी आता है, बेंच में आता है कि दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों का ही अंतर आपको समझ के चलना होगा कि जहाँ एक और संविधान में मौलिक अधिकार हमारे न्याय योग्य है, वहीं दूसरी ओर हमारे नीति निर्देशक तत्व तो न्याय योग्य नहीं है। यदि राज्य उसे लागू कर रहा है तो ठीक है, नहीं लागू कर रहा तो हम न्यायालय में जाके ये नहीं कह सकते कि आप इन्हें लागू करवाइए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं, यानी कि जो मैंने भी वही कहा ना कि न्याय योग्य नहीं है, तो ये वाद योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई है, जो क्या होता है कि निर्देशों की सूची या सूची को राज्य के नीतिगत या नीति निर्देशक तत्व तो कहते हैं। तो संविधान में ये ऐसी सूची रखी गई है। अब आता है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, ठीक है, कि संविधान में रखी गई कि राज्य ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, यानी कि ये वाद योग्य नहीं है, जहाँ हमारे मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं।
अब आता है यहाँ पे कि ये हैं क्या। तो नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें कही गई हैं और इसमें यदि हम देखते हैं तो क्या-क्या है कि पहली बात तो है कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। दूसरी बात कहता है कि वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों से या मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए और वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पे समान काम के लिए समान मजदूरी ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में ये बात इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो एक नागरिक को ये चाहिए कि मौलिक अधिकार के अलावा भी हमें कुछ अधिकारों की जरूरत होती है, तो हर चीज तो उसमें नहीं रखी जा सकती है। तो आप जब देखेंगे नीति निर्देशक तत्व पूरा इसका डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 3 बातें ना आप लोग नोट कर लीजिए, बेहतर होगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो समझ है ना तो यानी कि इसका यदि हम बात करें होल कंक्लूजन यहाँ पे दे दिया गया है। हम बात करेंगे कि समान काम के लिए समान मजदूरी, ग्रामीण व्यवस्था में ऐसी-ऐसी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, ऐसा-ऐसा किया जाना चाहिए या पर्यावरण के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, क्या कैसे है, वो सारी चीज़ें ना इसमें आप समाहित कर सकते हैं। कैसे कि पहले जो पहला पॉइंट हमें क्या कहता है, वे लक्ष्य यानी कि ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए कि एक जो समाज है हमारा या एक जो हमारे उद्देश्य है यानी कि लक्ष्य और उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जो समाज को जरूरत है और उसके रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है कि मज़दूरों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ हमें काम करना है, तो यहाँ पे वो ज़रूरी है। हर चीज़ हमें मौलिक अधिकार में नहीं रख पाए हैं। जो नहीं रख पाए हैं वो यहाँ पे रखना क्योंकि ज़रूरी तो है। तो गवर्नमेंट यदि हाँ, ये है कि आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हो कि समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है तो आप न्यायालय पहुँच जाओ कि ऐसा-वैसा है, तो ये नहीं कर सकते हम, ठीक है? लेकिन उसके बाद दूसरा क्या हुआ कि वे अधिकार अभी इसमें से वे अधिकार हैं जो मौलिक अधिकारों के अलावा भी हमें जरूरी होते हैं। तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि समान काम के लिए समान वेतन की यदि हम बात करते हैं तो हमें जरूरी है कि हम महिला हैं, काम उतना ही कर रहे हैं। यदि पढ़ाने का काम एक पुरुष के द्वारा किया जा रहा है तो हमारे द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन यदि वहां पे उसे अच्छी खासी रकम मिल रही है, हमें उससे कम क्यों मिल रही है? मेहनत तो हम भी उतनी कर रहे हैं, समान काम है, दोनों ही टीचिंग कर रहे हैं, दोनों ही वही कर रहे हैं। ठीक है, उनका सब्जेक्ट अलग, हमारा सब्जेक्ट अलग होगा, लेकिन काम हमारा समान है कि वो भी पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, तो वेतन तो समान मिलना चाहिए। आप देख रहे थे पहले भी आपको था कि आपने देखा होगा आज भी कहीं-कहीं होता है कि महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। यदि मिट्टी ढोने का काम पुरुष कर रहे हैं तो महिलाएं भी कर रही हैं, फिर उन्हें वेतन कम क्यों? तो कुछ ऐसे भी अधिकार ज़रूरी हैं, जो कि हम मौलिक अधिकार में नहीं रखे लेकिन ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इनके लिए ये नीति निर्देशक तत्व क्यों लाया गया था, तो आपको ये ऐसा ना लगे कि वादयोग्नि तो बकवास है, तो ये तीनों ही बातें आप नोट कर लीजिएगा। वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए, कुछ ऐसी नीतियाँ हैं जो गवर्नमेंट को स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं और नीति निर्देशक तत्वों को देखने के से आपको संविधान निर्माता की यानी कि जो संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा और समय-समय पर सरकार के कुछ नीति निर्देशक यानी कि निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया और अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योग को प्रोत्साहित तथा अनुसूचित जाति और जनजाति यों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना और उसके बाद बात करें तो रोजगार गारंटी योजना के तहत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना आदि सम्मिलित हैं। ये सब कुछ नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आती है। अब आते हैं यहाँ पे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। थोड़ा सा ये जो है कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे कि होता क्या है यहाँ पे कि वर्ष 1976 ये सन याद रखिएगा और हो सके तो लिख लीजिए। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और अन्य प्रावधानों के अलावा इस संविधान में यानी कि इस संशोधन से संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया है, जिसमें कुल 10 व्यक्तियों यानी कि 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इन्हें लागू
करने के संबंध में संविधान मौन है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक अधिकारों की बात की गई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक 11वां मौलिक अधिकार भी जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। हमें अधिकार तो अपने पता होते हैं, लेकिन हमारे फर्ज क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, वो हम कभी याद नहीं रखते हैं। और मैं एक बार और बोली थी आपको, आज फिर बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ अभी एक बार मौलिक कर्तव्य जो हैं आप पढ़िएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि नागरिकों के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों से में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये हमारे सारे कर्तव्य हैं। एक नागरिक है तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। परंतु यह ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे सही है कि मौलिक अधिकार का इससे कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ठीक है कि आप लोग इसे थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे तो अच्छा होगा। और यदि अब यहाँ पे आता है कि नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ बातें इसमें कही गई हैं कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, ठीक है? होता क्या है यहाँ पे कि जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा गया है। दोनों को ही, यानी मैंने अभी आपको बताया ना कि दोनों में अंतर भी पूछा जाता है कभी कभी, और लक्ष्मीकांत जी की बुक में आपको मिलेगा भी। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे इनके जो पूरक अंतर है वो देखा जा सकता है, या कि हम बात करें एक दूसरे के पूरक है, अंतर तो है लेकिन एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जहाँ मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। तो जहाँ मौलिक अधिकार कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उन कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं, ठीक है। और मौलिक अधिकार यदि हम बात करें तो खास तौर पर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। यानी कि कभी कभी जब गवर्नमेंट होता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है कि कुछ और आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मौलिक अधिकार आने आ जाए। और यह समस्या तब पैदा होती है जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया, और इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यतिरिक्त, यानी कि यदि हम बात करें जब भूमि का आपका जमींदारीकरण जो खत्म किया गया था, मैंने आपको जब संशोधन अभी पढ़ा रही थी, हालांकि अभी बीच में बंद कर दी हूँ, तो वहाँ पे मैंने आपको ये संशोधन बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि क्यों किया गया था, ठीक है। कि वहाँ पे जब वो देख रहे थे कि हमें तो इक्वलिटी लानी थी लोगों में, लेकिन इक्वलिटी लाने के लिए जमींदार जो थे उनकी ज़मीन लेके, जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको देना था, कोई देने को तैयार हो नहीं रहा था, सब अपना अपना केस लगा दे रहे थे। तो फिर ऐसे में क्या किया गया कि हमें ये आर्टिकल ख़त्म ही करना पड़ा। तो जो हमारा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, वो हमें ख़त्म करना पड़ा, यानी गवर्नमेंट को ख़त्म करना पड़ा था। तो इसलिए इसमें बताया गया कहीं ना कहीं आड़े आ सकता है कि लोगों की, यदि हमें उन्हें अच्छी सुविधा देनी है तो कहीं उसको भी ख़त्म करना पड़ सकता है। और सरकार के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया गया था, और इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका दोनों में ना परस्पर विरोधी चल रहा था पूरा। यहाँ पे विरोध की स्थिति बहुत तगड़ी वाली थी, सरकार की मान्यता थी। और विरोध क्यों चल रहा था? क्योंकि गवर्नमेंट आपकी मान रही थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट का ये मानना था। और यहाँ पे थोड़ा कहानी में यदि मैं बताऊँ तो क्या होता है कि उस टाइम ना अपनी एक ही सरकार थी, एक ही पार्टी थी, वहाँ पे कांग्रेस का ही बोलबाला था। आपका जो सुप्रीम कोर्ट थी या न्यायालय की हम बात करें तो न्यायालय में भी कहीं न कहीं उन्हीं के एक ही थाली के सारे चट्टे-बट्टे होते थे। भले ही कहते कि स्वतंत्र थे, लेकिन वो जो कहते थे कहीं न कहीं बात उन्हें वही माननी पड़ती थी। तो इसमें से फिर ठीक है कि इसमें इन्होंने विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मौलिक अधिकारों, क्योंकि हमने देखा कि संविधान का संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है।
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि जब मन करे आप संशोधन कर दो, और मौलिक अधिकार जो है वो उसमें तो संशोधन बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप लोग, उन्हें तो हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि फिर जीत इन्हीं की ही होती है। तो सरकार का जो था कि यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट थी, कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं निदेशक तत्वों के लिए, ठीक है। और इसके पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग के में अधिकार बाधक है, और दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं, पावन है, कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी इन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। दोनों में ही ये बहुत तगड़ा वाला विवाद था। कभी इस पे चर्चा करेंगे डिटेल से कि क्या कैसे था। ये जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, कि इस संपत्ति के अधिकार को इसी के तहत फिर हटाया गया था। और यहाँ पे बात करें तो इसने एक और भी जटिल वाद विवाद को जन्म दिया, और यह संविधान के संशोधन से संबंधित था। सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश का प्रावधान में संशोधन कर सकती है। नहीं, सरकार क्या कहती थी कि हम किसी में भी संविधान के किसी उसमें भी हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय का या न्यायपालिका का क्या कहना था कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह बात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से समाप्त हुआ, और इसमें निर्णय देते हुए न्यायालय ने यह कहा कि संविधान की कुछ मूल ढांचागत विशेषताएं हैं, और उसे यानी कि संसद इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। इसे हम 9वें अध्याय यानी कि संविधान के एक जीवंत में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। ये कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका थोड़ा सा ये जो कैसे हुआ ना, हर एक काम के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, और उसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कि हमने देख लिया कि पहला संविधान संशोधन किया गया तो सब कुछ ठीक होता, तो ज़रूरत ही क्या थी हमें संविधान संशोधन करने की, कि एक ही बार में सारी चीज़ें बन गई थी। लेकिन नहीं, अभी इसको हम 9th चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये केशवानंद बनाम भारती मामला आपको याद रखना है, कि इसी के तहत यहाँ पे बताया गया था कि कुछ मूलगत ढांचे हैं जिनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो, उनमें से एक आता है मौलिक अधिकार भी आपका, ठीक है। और उसके बाद ये जो संपत्ति का अधिकार आया है, थोड़ा सा आप इस पे भी देख लें क्या क्या ऐसे हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंधों पर उठे विवादों के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। मूल संविधान में क्या था कि संपत्ति अर्जन और स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। और 1950 से ही सरकार ने क्या किया कि अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा, और मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था। और आखिरकार क्या हुआ कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना, और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। और 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया, और संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार के तौर पर रख दिया गया है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसमें आपकी राय के बारे में पूछा गया, क्या फ़र्क पड़ता क्या नहीं, आप उसे देख लीजिएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि 1978 44वां संविधान संशोधन, 1976 42वां संविधान संशोधन, दोनों याद रखना है। तो यहाँ पे जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया था, जनता पार्टी जब आती है तब हटाती है। ये क्या था, 300 का में रखा जाता है कानूनी अधिकार के रूप में। मेन इंपॉर्टेंट बातें यही है। और कहानी क्या है ना, मैंने बताया ना आपको कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो कहानी ऑटोमेटिक बनती ही जाती है। अब आता है आपका यहाँ पे कंक्लूजन देखें ओवरऑल हमने क्या समझा। महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले 1827 से 1890 की रचनाओं में हमें इस बात की आरंभिक झलक दिखाई देती है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार और स्पष्ट हुआ कि तथा इसे संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। हमारे संविधान में इस लंबी परंपरा को मौलिक अधिकारों की सूची में
के रूप में देखा जा सकता है। और 1950 से न्यायपालिका ने अधिकारों में महत्वपूर्ण या कि अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षक की भूमिका निभाई है और न्यायिक व्याख्याओं के अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया है। और उसके बाद हम बात करें कि हमारी सरकार और प्रशासन इसी परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं और अधिकार सरकार के कार्यों की सीमा तय करते हैं। और यहाँ पे बात करें तो देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं। तो ओवरऑल हम मौलिक अधिकारों के बारे में तारीफों के पुल बांध सकते हैं। जो भी है निष्कर्ष क्या समझे, क्या निकला, ये देख सकते हैं। अब हमारा आता है चैप्टर 3, यहाँ पे है चुनाव और प्रतिनिधित्व। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर यानी कि इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें भी। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए। एंड जो भी स्किप कर रहा है, मैं फिर बता रही हूँ, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आप लोग इसे जब तक वो होता है ना, आप अधूरा काम कर दो, कोई किसी काम का नहीं होता ना, तो आपको इधर का पता ना आपने किया क्या था। सो प्लीज़ आप लोग बस बने रहिए, धैर्य बनाए रखिए, जल्दी ही हमारे ये सारे चैप्टर खत्म होंगे। तो यहाँ पे अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।